कुंदन कुमार, आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कर लीजिए। राम सर। गुड मॉर्निंग। अंजलि सुप्रिया, आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑफ कर लीजिए तो। निधि, आप भी अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑफ कर लीजिए। ठीक है सर। ओके। आवाज जा रही है? यस सर। आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आप सभी को हम अरे म्यूट बात कर रहे हैं। जी सर, एक सर। मिनट। कल स्टार्टिंग में जो शेयर किए थे वो फिर से कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी नेटवर्क की वजह से। जरूर 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 करेंगे, ठीक है। यहाँ से कविता के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीन। ठीक ठीक ठीक, आप ठीक है, ओके। स्क्रीन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि सभी को पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोएट्री, यानी कि काव्य के भेद। ये यूनिट 3 है, पेपर 8, जिसका पूरा नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर पे, और इकाई 3 यानी कि भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना व बोलना। तो आइए हम कैसे हम कर रहे थे, मैं आपको पुनरावृत्ति करता हूँ। यानी कि हम कल जो है कविता शिक्षण भूमिका से शुरुआत किए थे, और 2 मिनट हम आपको पुनरावृत्ति कर देते हैं, फिर हम वहां से उसके बाद आगे हम चलेंगे। हिंदी में काव्य, पद्य और कविता के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये जो काव्य है, पद्य है, कविता, ये जो है पर्यायवाची शब्द है, पर इनमें थोड़ा भेद होता है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा का अपना शब्द है, और उसमें इस शब्द का प्रयोग साहित्य के लिए होता है। संस्कृत में साहित्य के 2 भेद किए गए हैं, एक तो गद्य काव्य होते हैं और एक पद्य काव्य। तो यहाँ पर जो है हम पद्य काव्य का अर्थ जानते हैं, यानी कि छंदोबद्ध रचना से होते हैं। छंदोबद्ध का मतलब होता है कि जिसमें चरण हो, वर्ण हो, मात्रा हो, क्रम हो, यति हो, गति हो, तुक हो और गण हो इत्यादि से युक्त रचनाएं छंद कहलाते हैं। छंदोबद्ध का अर्थ ही होता है कि जो पद्य के रूप में हो, जो कविता के रूप में हो, वह छंदोबद्ध है। इस बाद कविता यानी कि पद्य के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। यानी पद्य के अंतर्गत कल्पना तत्व के संबंध में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि
वहां पहुंचे कवि। यानी कि मन की शक्ति की ताकत के आगे कुछ नहीं है। कहते हैं कि सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है जहां मनुष्य का पहुंचना असंभव है। हम अपने शरीर के द्वारा जहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पल भर में ही कल्पना के पंख लगाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन कल्पना वही कर सकता है जिसमें जीने की चाह हो, जो दृढ़ निश्चयी है और जो सदैव क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, वही कविता है। फिर उसके बाद देखें, भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ जो है भरत मुनि से समझा जा सकता है। यानी कि पद्य में भाव तत्व प्रधान होता है, ये हम चुके हैं। फिर हम जाने कि जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों पद शामिल होते हैं, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, जो कि हम आज चंपू काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाने कि कविता का अर्थ क्या होता है। साहित्य का प्रमुख अंग गद्य और पद्य दोनों को माना जाता है। पद्य के माध्यम से, यानी कि कविता के माध्यम से, कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में करता है। यह कविता का अर्थ है। फिर दूसरा है काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह कविता कहलाती है। फिर उसके बाद परिभाषाएं देखें हम, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है श्री शंभुनाथ के अनुसार। उनका कहना है कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। फिर दूसरी परिभाषा है टी.एस. इलियट। कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनंद लिया जा सकता है। यानी कि टी.एस. इलियट का कहना था कि कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए, कोई जरूरी नहीं है कि समझ के ही हम कविता का आनंद ले सकते हैं। तो यह कहना टी.एस. इलियट का है। उसके बाद जाने आचार्य कुंतक के अनुसार कि वक्रोति काव्य जीवितम कहकर कविता को परिभाषित किया है। ये आचार्य कुंतक। वक्रोति का मैंने कल बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वक्र है और दूसरा उक्ति होता है। वक्र का अर्थ जैसे कि बता चुके हैं, विलक्षण या कुटिल, जबकि उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात विलक्षण से भरा हुआ जो कथन होता है वह कहते हैं। फिर आगे देखें, आचार्य वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्य कहकर कविता को परिभाषित किया है आचार्य वामन ने। रीतिरात्मा का अर्थ होता है कि जो रीति के अनुसार रचना की गई हो, उसे हम रीतिरात्मा काव्य कहते हैं। यह कविता को कहकर आचार्य वामन ने परिभाषित किए। फिर शैली के अनुसार देखे थे, कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। फिर यानी कि जो आज का जो टॉपिक है कि काव्य के भेद, टाइप्स ऑफ पोएट्री, तो काव्य के दो भेद हैं। इसमें पहला है स्वरूप के आधार पे और दूसरा है शैली के आधार पे। जैसे स्वरूप के आधार पे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। यानी कि वह काव्य जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नाटक, चलचित्र, जिसे हम सिनेमा कहते हैं। फिर दूसरा काव्य है श्रव्य काव्य।
वह काव्य जो पढ़ने और सुनने योग्य हो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी ऐसा काव्य जो पढ़ा और सुना जा सके उसे ही हम श्रव्य काव्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस काव्य का, जिस कविता का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे ही हम श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए रामायण और दूसरा है महाभारत। फिर श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, एक मुक्तक काव्य और एक है प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य में देखे हैं कि मुक्तक काव्य या कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधता न हो तथा अपने अर्थ को प्रकट करने में अकेला समर्थ हो, तो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम छंद पढ़े, एक छंद के अंदर किसी एक घटना का वर्णन, फिर अगले छंद के अंदर किसी दूसरे घटना का वर्णन, फिर अगले छंद के अंदर किसी तीसरे घटना का जो वर्णन होता है तो उसे ही हम छंद कहते हैं। जैसे पहला पॉइंट था उसमें कि इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध नहीं होता है। मैंने आपको ये भी कल पढ़ा दिया था। जैसे उदाहरण के लिए कबीर का दोहा, रहीम का दोहा, मीराबाई का ये जो कविता, गीत, पद, तो ये सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद था प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब है कि प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा यानी कविता आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का जो क्रम है बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में आकर सहायक बनती जाती है। यानी कि प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसके अंदर किसी पात्र या किसी चरित्र की किसी पूरी घटना का वर्णन किया जाता है। यानी एक तरफ से क्रमबद्ध तरीके से उसका जो क्रम है वह कहीं टूटता नहीं है, तो वह प्रबंध काव्य कहलाते हैं, जैसे कि रामचरितमानस। फिर उसके बाद प्रबंध काव्य का भी दो भेद है। इसमें पहला था महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब है यह इसमें जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस काव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं, यानी कि 8 या 8 से अधिक भाग या खंड पाए जाते हैं, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। इसमें कथा है, कथा के जो 5 स्टेप्स होते हैं वह सही होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज था उसमें कि अंदर की रचना की है। यानी कि महाकाव्य के कुछ हम और उदाहरण दिखाए थे आपको कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेके 8 उदाहरण है। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, फिर रामायण महाकाव्य है। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आज हम खंड काव्य को पढ़ते हैं कि ये खंड काव्य क्या होते हैं। खंड काव्य में साहित्य में प्रबंध काव्य का ही एक रूप है। काव्य का एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। तो ये खंड काव्य जो है वह प्रबंध काव्य का ही एक रूप है। इसमें जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर जो लिखा गया काव्य होता है उसे ही खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी घटना की प्रधानता रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कवि चरित्र के जीवन से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णता उद्घाटन करते हैं।
कि जिस काव्य के अंदर, अगर आप अपने पास कलम और कॉपी रखे हैं तो मैं पुनः दोबारा बोल रहा हूं, जिस काव्य के अंदर, नोट कीजिए, जिस काव्य के अंदर 7 या 7 से कम सर्ग पाए जाते हैं, सर्ग के आप पोस्ट में लिख सकते हैं भाग या खंड। सर्ग का मतलब होता है भाग या खंड। जिस काव्य के अंदर 7 या 7 से कम सर्ग पाए जाते हैं उसे हम खंड काव्य कहते हैं। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें चौथा जो पॉइंट है, एक सर्ग से लेकर अनेक सर्ग हो सकते हैं, ये सही है, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जिस काव्य में काव्य के अंदर जो 7 या 7 से कम सर्ग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ लिखा दिया। फिर 5वां पॉइंट है, नायक जो है वह उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए। तो ये सब जो है ये खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। खंड काव्य के उदाहरण जैसे कि पंचवटी मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखे गए हैं, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, जैसे मेघदूत कालिदास, तो ये सब जो है ये खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। ये तो हम स्वरूप के आधार पर देखे काव्य के भेद कि दृश्य काव्य होता है, फिर दूसरा श्रव्य काव्य होता है, फिर श्रव्य काव्य फिर 2 प्रकार के होते हैं, मुक्तक काव्य फिर प्रबंध काव्य। फिर प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आज हम फिर देखते हैं शैली के आधार पे काव्य के जो 3 भेद हैं। शैली के आधार पे काव्य के 3 भेद हैं। उसमें पहला है पद्य काव्य। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वे काव्य जो छंद के रूप में रचे गए हैं, वे काव्य जो छंद के रूप में रचे गए हैं, छंद यानी गाए जाने वाला हो, छंद यानी गाए जाने वाला हो, जिस काव्य को हमने गति के रूप में रचना किए हैं, तो ये पद्य काव्य है। पद्य काव्य यानी कि वे काव्य जो छंद के रूप में रचे गए हैं, छंद यानी गाए जाने वाला हो, जिस काव्य को हमने गति के रूप में रचा है वह पद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है गद्य काव्य। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं तो जो काव्य हमारा इस रूप में लिखा जाता है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पद्य काव्य अध्ययन कर रहे हैं और ठीक इसके बाद हम गद्य काव्य जाएंगे। जैसे कि पद्य काव्य कविता है, गद्य काव्य हम कहानी, तो ये पद्य काव्य जो है अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम गद्य काव्य में चले जाएंगे। तो गद्य काव्य जो है, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, जो काव्य हमारा इस रूप में लिखा जाता है तो वह गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा है चंपू काव्य। आइए दिखा चंपू काव्य के बारे में। चंपू काव्य, चंपू काव्य जो है वह काव्य का ही एक भेद है, यानी कि शैली के आधार पर जो 3 भाग में बांटे गए हैं, यानी पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। यह भी जो काव्य का एक भेद है, अर्थात जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। चंपू काव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सिद्धराज
और यशोधरा, ये जो है चंपू काव्य का उदाहरण है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचना किए गए हैं। और दूसरा है चंपू रामायण, यानी कि भोजराज के द्वारा लिखे गए। तो इस तरह ये जो काव्य के भेद था, यानी कि स्वरूप के आधार पे और दूसरा शैली के आधार पे। स्वरूप के आधार पे जैसे दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, फिर श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। फिर प्रबंध काव्य के भी दो भेद थे, यानी कि महाकाव्य और खंड काव्य। फिर दूसरा देखें हम शैली के आधार पे, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। आप यहाँ पर देख रहे हैं आख्यानक गीत क्या होते हैं कि जिसमें पद्य शैली में लघु कहानी होती है, यानी छोटी कहानी होती है। इसमें शौर्य, पराक्रम, प्रेम, बलिदान, करुणा आदि से जो भाव होते हैं वह आख्यानक गीत होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी सुविधा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है, जैसे रंग में भंग मैथिली शरण गुप्ता। तो इस प्रकार हमने काव्य के जो भेद हैं वह पूरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद जानते हैं हम कविता शिक्षण की विधियां। कविता शिक्षण की विधियां, कविता पढ़ने की अनेक विधियां प्रचलन में हैं। ध्यान से सुने, कविता पढ़ाने की अनेक विधियां प्रचलन में हैं। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर अनुरूप किसी भी प्रणाली को अपना सकता है। यह प्रणाली, यह विधि निम्नलिखित है। जैसे कि 9 विधि यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, कविता शिक्षण की विधियां पूछे या प्रविधियां पूछे या प्रणाली पूछे, तीनों एक ही चीज है। विधियां, प्रविधियां और प्रणाली। तो आप घबराए ना, कविता शिक्षण की विधियां पूछे, चाहे प्रविधियां पूछे, चाहे प्रणाली पूछे, तीनों एक ही चीज है। जिसमें पहला है गीत प्रणाली, गीत विधि। फिर दूसरा है अभिनय प्रणाली। फिर अगला है व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, रसास्वादन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, जिसे दूसरा नाम है खंडान्वय प्रणाली के प्रश्नोत्तर प्रणाली। फिर नामा है शब्दार्थ प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम गीत प्रणाली को देखते हैं। आप घबराए ना, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जो मेन तथ्य होगा वो आपको हम दिखा देंगे। आप पहले सुनिए, समझिए गीत प्रणाली क्या होता है। संगीत सभी को अच्छा लगता है। निर्झर में कल कल की ध्वनियों से बहता जल, प्रकृति के सुर में एवं मनोरम वादियों को गोद मंद मंद, यानी धीरे धीरे गति से चलने वाली समीर सभी को सहज आकर्षित करती है। बच्चे भी जन्म से गीत के प्रिय होते हैं। अगर इन गीतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा सरल, सरस, सहज और रुचिकार हो जाती है। शिक्षक कक्षा में गीत का सस्वर वाचन करता है और छात्र शिक्षक के वाचन के पीछे पीछे उसे स्वर वाचन में लय, ताल, गति, यति के साथ उसके पीछे पीछे प्रस्तुत करते हैं। और यह जो गीत प्रणाली है यह छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। ये जो गीत प्रणाली है यह छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। शिशु खेल खेल में गा गा कर
बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। जैसे अगर गा गा कर बच्चों को हम सिखाते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इस तरह के जो हैं शिशु को हम खेल खेल में गा गा कर बहुत सारी उपयोगी बातें हम जो है सिखाते हैं। और यह विधि जो है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, और यह जो विधि है गीत प्रणाली विधि वह कक्षा 1 से 3 तक के कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ये गीत प्रणाली के अंतर्गत है। आइए आपको दिखाते हैं गीत प्रणाली, यानी कि यह प्रणाली, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि गीत प्रणाली किस कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह जो प्रणाली है, यह जो विधि है, यह छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है, यह जो गीत प्रणाली है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है और मनोवैज्ञानिक विधि है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रणाली यानी कि यह विधि कक्षा 1 से 3 तक के कक्षाओं के लिए प्रयोग होता है। तो आप ध्यान रखें इन सब चीजों को। और फोर्थ है, शिशु खेल खेल में गा गा कर बहुत सारी उपयोगी बातें सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया अभी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो यह पहली विधि। फिर दूसरी विधि है अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली यानी कि इस विधि में, इस प्रणाली में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। ध्यान से समझिए, अभिनय प्रणाली में यानी कि इस विधि में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। जैसे राहुल माँ कह एक कहानी, तो यशोधरा कहती है समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि इस गीत में राहुल और यशोधरा द्वारा कथित सामग्री का अभिनय प्रस्तुत कराकर उसको छात्रों के प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जा सकता है। तो यह जो है राहुल जो कहते हैं कि माँ कह एक कहानी, तो यहाँ इस विधि में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है, उसे दिखाया भी जाया जाता है। तो उसमें जो कहते हैं यशोधरा कि समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी, यह जो है अभिनय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, यानी कि गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं में, यह छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। ये जो अभिनय प्रणाली है, जिस तरह गीत प्रणाली जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसी तरह अभिनय प्रणाली भी जो है यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पर गीत जो है सरल, आसान एवं अभिनय योग्य हो तभी यह विधि प्रयुक्त की जा सकती है। और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। ये दूसरा विधि यानी कि अभिनय प्रणाली। इस प्रणाली में मैं आपको बता चुका हूं कि गीतों के साथ साथ अभिनय किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राहुल जो कह रहे हैं कि माँ कह एक कहानी, तो यशोधरा कहती है कि समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। तो इसमें गीतों के साथ साथ उसको अभिनय भी किया जाता है। फिर दूसरा है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। और तीसरी बात, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। फिर तीसरी विधि है
तीसरी जो विधि है वह है व्याख्या प्रणाली, यानी कि व्याख्या विधि। इस विधि में अध्यापक यानी कि टीचर स्वयं यानी खुद या छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवा लेते। या तो टीचर खुद सस्वर वाचन करते हैं या नहीं तो छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवा लेता है। लेकिन शब्दार्थ बताते हुए, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा करते हुए, छंद अलंकार आदि की चर्चा करता है। इस विधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों व कवि के जो बीच है वह रागात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। यह विधि जो है उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इन चीजों को ध्यान रखें। यह जो व्याख्या प्रणाली है यह छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं। इस विधि में छात्र जो है वह निष्क्रिय है, शिक्षक ही सक्रिय हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह विधि मनोविज्ञान की तुलना पर खड़ी नहीं उतरती हैं, इसीलिए यह जो विधि है और मनोवैज्ञानिक विधि से माना जाता है। आइए अर्थ व्याख्यान विधि। व्याख्या प्रणाली यानी कि इस प्रणाली में, इस विधि में अध्यापक स्वयं या छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवा लेता है। यानी कि या तो अध्यापक करते हैं या नहीं तो छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवा लेता है। दूसरा पॉइंट, यह जो विधि है, यह जो प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इन चीजों को ध्यान रखें, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। फिर चौथा जो है वह है व्यास प्रणाली यानी कि व्यास विधि। यह विधि व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। ध्यान दीजिए, यह जो व्यास प्रणाली है, व्यास विधि जो है, यह विधि व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है, व्यापक रूप है। कथावाचक यानी कि व्यास जब कथा वाचते हैं, जब भावों, विचारों, नीतियों को स्पष्ट करने के लिए मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथा जैसे अंतर कथाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अंतर कथाओं के उदाहरण से, व्याख्याओं से कथाओं में नवजीवन का संचार करते हैं। छात्रों के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर के अनुसार अभिरुचि क्षमता को देखते हुए यह प्रणाली जो है, यह जो विधि है, यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप इसमें यह चीज ध्यान रखें, ये जो व्यास प्रणाली है, व्यास विधि जो है, यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यानी व्यास प्रणाली यानी कि यह जो विधि है यह व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो व्यास प्रणाली है, यह जो व्यास विधि है, वह किस प्रणाली का, किस विधि का विस्तृत रूप है। दूसरा पॉइंट, यह जो विधि है वह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। फिर नेक्स्ट विधि है तुलना प्रणाली। यानी इस विधि में शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविताओं के साथ, यानी दूसरी कविताओं के साथ करके पाठ्य कविता के भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरदोक्त, जयशंकर प्रसाद निराला आदि
कवि की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन करुणा और वेदना के लिए महादेवी वर्मा की जो रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यानी ये जो व्यास विधि है, तुलना जो विधि है वह व्यास विधि की तरह ही तुलना प्रणाली भी उपयोगी है, तुलना विधि भी उपयोगी है, परंतु अध्यापक ज्ञान गहन, गंभीर एवं गहरा सम्मान भाव वाली यानी कि भाषा शैली वाली तथ्य संबंधी अनेक पद रचनाएं कंठस्थ हो तभी यह न्याय कर सकता है। यानी कि ये जो तुलना प्रणाली है, तुलना विधि है, वह व्यास विधि के तरह ही तुलना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखते हैं तुलना भी, यानी इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है तुलना प्रणाली में। सिर्फ एक चीज आप याद रखें कि व्यास विधि की तरह ही तुलना प्रणाली भी उपयोगी है। तो इस तरह हमने 5 देखे और 4 हैं, तो मैं आपको ये 4 कल बताऊंगा। बताइए, आप किसी को किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा नाम लोकतालिका कुमारी। हेलो, यस सर। आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए हैं तो समझ में आ गया सर। बताओ तरन की कल भी क्लास चला, कैला सुन तो तारा सुन की क्लास में चला, तो आपस में क्लास बात कल चला कीजिए। हम जो पूछ रहे हैं पहले वो बात समझिए पहले। आ रहा था। जितना तथ्य अभी पढ़ाए हैं, जितनी आज सारी के बातें टीचर अभी के हम कथी नाम समझाए हैं, अगर उसमें से भी अगर पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। नो सर सब समझ में आया। किसका क्लास था आज? फर्स्ट में किसका क्लास था? सबके जितना जितना आगे निकल रहा है धारवा से चेक थोड़ी किसी को किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं है। नो सर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। बोल रहे यस सर।